अच्छा जी, सॉरी वो कॉल आ गई थी, कॉल कट के इसलिए वीडियो। तो हमने बात की थी अभी किसकी, ग्लास क्लोरीमीटर के बारे में। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास है यूटिलाइजेशन ऑफ 100 cm3। ये महज वॉल्यूम दिया हुआ है ऑफ 0.5 मोलर NaOH एट 25 डिग्री सेल्सियस विद इन 100 cm3 और 0.5 मोलर Cl 25 डिग्री सेल्सियस। रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टू 28.5। T1 ये था, T2 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इनिशियल टेम्परेचर था 25 दोनों का, कितना हो गया फाइनल हमारे पास 28। तो आप लोग डेल टी मालूम कर सकते हो। ठीक है, कैसे 28 माइनस 25। फाइंड द इंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जॉल पर केल्विन पर ग्राम होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट किस चीज़ को बोलते हैं, हमारे पास ये जो एस है। ठीक है, अच्छा नो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी हुई है, एस दिया हुआ है 4.2। जो आपने मालूम क्या करना है, फाइंड द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉरी, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपने मालूम करनी है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 ग्राम पर cm3। ये आगे आप लोग ना इस तरीके से, मैसेज कितने हैं 100 cm3 इसका मैस है, एक NaOH का 100 cm3 हमारे पास दूसरे का है। डेंसिटी ऑफ वाटर अराउंड 1 ग्राम पर cm3, सो 200 cm3 ऑफ टोटल सोडियम सोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, एंड टोटल मैस ऑफ द रिश में 200 ग्राम हमारे पास। बेटा इनकी जो डेंसिटी है ना, वो आप लोगों को पता है कि आप वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो मैस में। तो उसका आपके पास एक रिलेशन है, वो हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अगर डेंसिटी 1 हो तो हमारे पास जितना वॉल्यूम होता है उतना ही मैस होता है। तो उन्होंने इसलिए फिर 200 cm3 को 200 ग्राम कन्वर्ट कर दिया। 100 इसका वहाँ। राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल टी 28 माइनस 25 3.5 डिग्री सेल्सियस या 3.5 केल्विन, ये सेम होगा हमारे पास। ठीक है, आप अगर केल्विन में निकालना चाहते हो तो आप पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 प्लस ऐड करो, इस पर भी इसको भी केल्विन में ऐड करो, आंसर 3.5 ही आएगा। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है 100 cm3 आप 0.5 मतलब आपने मालूम क्या करना है, इंथाल्पी ऑफ सोल्यूशन आपने मालूम करनी है। इंथाल्पी ये है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन, क्यू आर मालूम कर ली, एम इंटू एस इंटू टी। आपने मैथ भी है, एस भी है, डेल टी पर मालूम की हुई। इस डायरेक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी यहाँ से एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, आपने फिर इस रिलेशन के ज़रिए क्यू मालूम कर लेनी है। अगर आपने इंथाल्पी मालूम करनी है तो ये तो हमारे पास क्यू है ना, किलो जूल में हमारे पास एनर्जी आती है। इंथाल्पी हमारे पास किलो जूल पर मोल में होती है। तो आपने अगर मोल में निकालनी है तो आप इनके मोल्स के साथ इसको डिवाइड कर दो, आपके पास किलो जूल पर मोल में इंथाल्पी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बॉम क्लोरीमीटर। इसके ज़रिए भी इंथाल्पी मालूम की जा सकती है। ये समझ लो पहले वाले प्रोसेस से ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस ये वाला होता है। अ बॉम क्लोरीमीटर इज यूजुअली यूज्ड फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर फूड फ्यूल एंड अदर कंपाउंड। बॉम क्लोरीमीटर बेटा ये यूज़ होता है फॉर द ये इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन यूज़ करने के लिए, मालूम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसकी पहले देखते हैं कि कैसी होती है, इसकी अपरेटस कैसा होता है। बॉम क्लोरीमीटर इज शोन इन फिगर, ये दिया हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल यूजली लाइंड विद इनेबल टू प्रिवेंट द क्रोजन। ये बेटा आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसकी जो अंदरूनी लाइनिंग है वो इनेमल की होती है। इनेमल से जो आपके दांतों के ऊपर नहीं होती वो वाली, ये वो इनेमल की बनी होती है ताकि क्रोजन ना हो इसके ऊपर। ठीक है, ये स्टील है, इसके ऊपर एक वाल्व लगा हुआ है, ये वाला ये ऑक्सीजन की मूवमेंट के लिए होता है। क्योंकि जब हम जलाएंगे, मैंने कहा ना इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन की यूज़ होती है। ये हमारे पास एक होती है इग्निशन कॉइल होती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर सैंपल को प्लेस किया जाता है। ठीक है, और जब आप यहाँ से स्पार्क देते हो, ये बैटरी के ज़रिए कॉइल के ज़रिए स्पार्क देते हो तो ये जलना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा, टू प्रिवेंट अ नाउन मैस अबाउट 1 ग्राम, इसके ऊपर 1 ग्राम सैंपल को प्लेस किया जाता है उसको कंबस्ट करने के लिए। इनेबल टू ग्राम टेस्ट सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द प्लाटीनियम क्रूसिबल इनसाइड द बॉम्ब। मैंने बात की कोयल के ऊपर ही प्लाटीनियम की क्रूसिबल पड़ी होती है, उस क्रूसिबल के अंदर फिर प्लेस किया जाता है सैंपल को, फिर इस कॉयल के ज़रिए उसको जला दिया जाता है। वो जलेगा तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व होगी। तो कैसे मालूम करेंगे वो डिस्कस करते हैं। द लिड इज स्क्रूड ऑन द
टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड थ्रू द वाल अनटिल द प्रेशर इनसाइड अबाउट 20 atm। मैंने बात की थी, ये वाल लगा हुआ है, इस वाल के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर प्रोवाइड की जाती है, इतनी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है कि अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 20 atm तक हो जाए। जब 20 atm तक हो जाता है तो फिर ये वाल बंद कर दिया जाता है। मतलब 20 atm काफ़ी अमाउंट होती है यहाँ पर ऑक्सीजन की। यहाँ पे सैंपल प्लेस है, सैंपल कॉयल के ऊपर है। जब कॉयल को करंट प्रोवाइड किया जाएगा तो कॉयल के ज़रिए वो सैंपल जलना शुरू कर देगा। जब जलेगा, चूँकि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मोड में वो जलेगा, जब जलेगा तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वो हीट कहाँ पर जाएगी, देखो हीट जाएगी किस जगह पर, ये लोहे की वाल्व है। अब ये बेटा ये जो आपके पास बड़ा नज़र आ रहा है सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में सारा पानी पड़ा होता है यहाँ पे सारा पानी होता है। ये हमारे पास इंसुलेटेड सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर, ठीक है। इसमें एक स्टीलर पड़ी हुई है और एक थर्मामीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारा पानी है। अब डेफिनेटली जब ये स्टील का बना हुआ है तो यहाँ से एनर्जी मिलेगी स्टील को, तो स्टील गर्म हो जाएगा। तो जब पानी गुड अब्जार्बर, तो पानी इससे एनर्जी अब्जार्ब कर लेगा। तो आपने स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर भी मेजर किया था जब यहाँ पे कुछ नहीं जला था, ठीक है। और फिर आप लोगों ने जब ये गर्म होगा तो डेफिनेटली पानी भी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो फिर थर्मामीटर के ज़रिए हम लोग इस पानी का टेम्परेचर चेंज मालूम कर लेंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इमर्स इन अ नाउन मैस ऑफ वाटर इन अ वेल इंसुलेटेड किलोमीटर, जो मैंने बात की थी। देन इज अलाउड टू अटेन स्टडी टेम्परेचर। जो पानी होगा पहले हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे ना, अच्छा जी, ठीक है। तो जब ये हीट अप होगा तो एनर्जी डेफिनेटली वाटर भी ऑब्जर्व करेगा उसकी हीट। तो हम वाटर का टेम्परेचर बार मालूम करते जाएंगे, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा वो हम लोग डेल टी से मालूम कर लेंगे, ठीक है। वाटर कितना हमने यूज़ किया हमें बहुत पता होगा वहाँ पे, तो वाटर की अपनी हीट कैपेसिटी होगी, इसको हम लोग यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और डेल टी हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो हम सी इंटू डेल टी से अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोसेस क्या था, हमारे पास एक इंसुलेटेड कंटेनर है जिसमें हमने नाउन अमाउंट ऑफ वाटर प्लेस की हुई है, ठीक है। और वहाँ पे एक्सटेंडर लगी हुई है पानी को हिलाने के लिए, और साथ में लगा हुआ है थर्मामीटर, ठीक है। तो जब हमने पानी डाला उसके बाद हम इस बॉम क्लोरीमीटर को इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, डालेंगे ताकि थोड़ी देर उसको प्लेस करेंगे ताकि वो अपना टेम्परेचर यहाँ पे अटेंड कर ले पानी जो है। तो थोड़ी देर के बाद जब पानी अपना टेम्परेचर अटेंड कर लेगा तो हम फिर थर्मामीटर के ज़रिए T1 मालूम कर लेंगे, ठीक है। T1 मालूम करने के बाद हमने इस बॉम क्लोरीमीटर के अंदर यहाँ पे सैंपल प्लेस किया होगा प्लेटिनियम की कॉइल के ऊपर, फॉइल के ऊपर, और यहाँ पे ये जिनेशन कॉइल है, ठीक है। जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो वो करंट प्लेटिनियम के ऊपर जो सैंपल पड़ा होगा, सैंपल हमारे पास यूजली 1 ग्राम यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हम जब उसको कॉइल के ज़रिए हीट करेंगे तो वो सैंपल जलना शुरू कर देगा, जलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो हीट इसके ज़रिए पानी में जाएगी। तो पानी के ज़रिए हम लोग हर 30 सेकंड के बाद टेम्परेचर मालूम करते रहेंगे कितना टेम्परेचर जो मैक्सिमम राइज़ हुआ था हम वो इसके ज़रिए मालूम कर लेंगे। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा दैट विल बी T2। तो T2 के अंदर से माइनस हम T1 कर देंगे, हमारे पास डेल टी आ जाएगा। तो डेल टी हमारे पास इस रिलेशन में पुट करेंगे। सी हमारे पास जितना हमने वाटर यूज़ किया, वाटर की अपनी हीट कैपेसिटी जितनी वो हीट को अपने अंदर अटेंड करता है, हम उस हीट कैपेसिटी को डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी जो पानी ने ऑब्जॉर्ब की होगी, ठीक है। ये था हमारे पास बॉम क्लोरीमीटर। अब इसकी भी आगे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। वो एग्जांपल भी आप लोगों ने देखो, उन्होंने रिलेशन कौन सा यूज़ किया होगा, इन्होंने रिलेशन यही यूज़ किया होगा हमारे पास। ये देखो Q इंटू इज इक्वल टू सी इंटू डेल टी, उन्होंने इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए ये एग्जांपल सॉल्व की हुई है, ठीक है। आपने एग्जांपल दोनों खुद सॉल्व करनी है, मैंने पहले बस बता दी थी, दूसरी भी सुन ली थी आप लोगों ने। दोनों एग्जांपल खुद सॉल्व करनी है, एग्जांपल में इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। अब ये बात बड़ा मज़े का है बट आपने बात समझनी है मेरी, ठीक है। क्या है वो डिस्कस करते हैं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देयर आर मैनी कंपाउंड्स फॉर विच डेल एच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय क्लोरीमेट्रिक मेथड। कहते हैं यहाँ पर बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी हम लोग जो इंथाल्पी है वो बॉम क्लोरीमीटर्स के ज़रिए या वो जो हमारे पास दूसरा ग्लास क्लोरीमीटर था या कोई भी क्लोरीमीटर्स के ज़रिए मालूम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, सम कंपाउंड जैसे हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन होगी, ठीक है, CCl4 कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली बाय कंबाइनिंग कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। मतलब ये जो CCl4 है इसको बनाने के लिए, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट है कार्बन क्लोरीन है, लेकिन जब कार्बन क्लोरीन दोनों को मिलाते हो तो CCl4 नहीं बनती, ठीक है। तो मतलब हम लोग फिर CCl4 की इंथाल्पी या फॉर्मेशन कभी नहीं मालूम कर सकते। बात समझिए ना, इंथाल्पी या फॉर्मेशन क्या थी कि किसी कंपाउंड का 1 मोल बनना फ्रॉम इट्स ओरिजिनल एलिमेंट। अब ये जो CCl4 है ये तो ओरिजिनल एलिमेंट के रिएक्शन से बनती नहीं है, तो मतलब आप इसकी इंथाल्पी या फॉर्मेशन नहीं मालूम कर सकते। अगर बन सकती तो हम उसको बॉम क्लोरीमीटर में कार्बन क्लोरीन को प्लेस करते तो वो बन जाती, ठीक है। तो मतलब हम इसकी इंथाल्पी या फॉर्मेशन नहीं मालूम कर सकते कि एलिमेंट से बनती नहीं है कंबाइनिंग, तो हमें फिर कोई और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली इट इज़
इट डज़ नॉट डिकम्पोज ईजिली इनटू कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स। और एक और मज़े की बात कि जब इसको तोड़ा जाता है तो ये अपने एलिमेंट्स में भी नहीं जाती। मतलब ऐसा नहीं कि CCl4 को तोड़ा तो वो कार्बन और क्लोरीन बनाएगी, ऐसा भी नहीं होता। नहीं तो हम इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन से इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर लेते हैं। इन द सेम वे बोरॉन ऑक्साइड B2O3 हमारे पास जो है एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्रोवाइड प्रॉब्लम फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पीज फॉर द फॉर्मेशन। मतलब ये कंपाउंड भी हैं जिनकी इंथैल्पी या फॉर्मेशन मालूम करना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इन दिस केसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न दीज एलिमेंट कम्प्लीटली इन ऑक्सीजन। इसके अलावा ये जो दोनों कंपाउंड है ना, आपने पढ़ा होगा ये पहले भी, बोरान और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, जब इनको जलाया जाता है तो ये कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होते। ठीक है, क्योंकि जब इनको जलाते हैं ना तो इनकी ऐसे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो इनके रिमेनिंग कंपाउंड को कवर, जैसे लेट्स सपोज ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या बोरान ऑक्साइड है, जब आप इसको जलाते हो ना, जलाने के बाद इसके इनके ऑक्साइड बनते हैं, वो ऑक्साइड इनके ऊपर एक ऐसी लेयर बना लेते हैं। जब लेयर बनेगी तो फिर ये जलना बंद हो जाते हैं, नहीं जलेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी इनकी नहीं मालूम हो सकती। ठीक है, इन दिस केस इट इज डिफिकल्ट टू बर्न द एलिमेंट कंप्लीटली ऑक्सीजन बिकॉज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स कवर द सरफेस ऑफ द अनरिएक्टेड एलिमेंट, जो मैंने अभी बात कर दी है। सिमिलरली हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बाय द फॉर्मेशन ऑफ CO2 विद इट। ठीक है, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी भी आप एंथैल्पी या फॉर्मेशन नहीं मालूम कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्टली बनती नहीं होती। जब ये बनेगी तो साथ में CO2 भी बनेगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए वो डिस्कस करते हैं। एज अ रिजल्ट अबव मेंशन प्रॉब्लम द केमिस्ट हैड टू लुक फॉर द मेथड टू ऑब्टेनिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन डायरेक्टली। तो फिर साइंटिस्ट ने कहा कि हम डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, तो फिर हम कोई और मेथड यूज़ कर लेते हैं इसकी एंथैल्पी मालूम करने का। वो मेथड क्या है वो डिस्कस करते हैं। द एनर्जी साइकिल शो 2 रूट फॉर कन्वर्टिंग ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन टू CO2 वाइल द अल्टरनेटिव रूट गोज वाया कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अगर आपने CO की इंथैल्पी या फॉर्मेशन मालूम करनी है जो कि डायरेक्ट नहीं बनता, हम फिर किसी और तरीके से मालूम कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी साइकिल 2 रूट्स फॉर कन्वर्टिंग ग्रेफाइट एंड ऑक्सीजन टू CO2 वाइल द अल्टरनेटिव रूट गोज वाया CO। कहते हैं CO2 बनाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि C और O को मिलाओ तो बन जाती है CO2। एक रास्ता है कि पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है देन वो CO2 बनती है। ठीक है, it would seem reasonable that the overall enthalpy change for the conversion of graphite to CO is independent of the route taken, that is। ठीक है, इंथाल्पी के बारे में आप लोगों ने एक बात सीखी थी कि इंथाल्पी इज़ आल्सो अ स्टेट फंक्शन। ऐसी बात है ना, तो मतलब स्टेट फंक्शन है तो इंथाल्पी तो हमेशा सेम रहेगी। चेंज जो इंथाल्पी होगा आप जिस मर्जी रास्ते के ज़रिए उसको अप्लाई लेकर आएँ। हमने बात की ना, जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो रूट पे डिपेंड नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो उनकी सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ होती हैं, वो किसी रूट पे डिपेंड नहीं करते। तो मतलब अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन डिस्कस करनी है तो जिस मर्जी रूट को यूज़ करें उसकी इंथैल्पी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फिर डिफरेंट रूट यूज़ करते हैं तो क्या होगा CO2, अच्छा जी, डेल एच इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल H2 डिस्कस करते हैं। इफ़ द एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट टू फॉर्म CO2, बात सुननी है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, बेटा सिंपल यहाँ पे ले लो आप लोग, ग्रेफाइट कार्बन की फॉर्म है। If the enthalpy of combustion for graphite to form CO2 and the enthalpy of combustion of CO to form CO2 are known। कहते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं, एक ये इंथाल्पी होगी, इंथाल्पी ऑफ CO2, एंड द कंबस्टन ऑफ CO2 टू फॉर्म CO। ठीक है, सॉरी, CO टू फॉर्म CO2। एक दूसरी इंथाल्पी है CO से CO2 का बनना। ये दो इंथाल्पीज होगी, एक कौन सी होगी? कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 बनना, दूसरी हमारे पास होगी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन से CO2 बनना। अगर आपके पास ये दोनों इंथाल्पीज मालूम है, वी कैन डिटरमिन द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथाल्पी या फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आई है? CO से CO2 का बनना, अगर आपको ये मालूम हो जाए कितनी एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में लगती है और कितनी एनर्जी कार्बन और ऑक्सीजन के मिलकर CO2 बनाने में लगती है, अगर आपको ये दोनों साबित मालूम हो जाए तो आप लोग CO जो हमने बात की थी काफ़ी डिफ़िकल्ट है मालूम करना, आप वो मालूम कर सकते हो। देखो कैसे, वी कैन डिटरमिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्लियर द आइडिया, लुक एट द फॉलोइंग साइकिल। आपको ये देखने से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखना कैसे, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कैन बी रिटन एज फॉलो। देखो क्या होगा, कार्बन प्लस O2 मिलते हैं तो CO2 बनता है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है माइनस है। तो ठीक है, एक क्लियर होगी। उन्होंने कहा हमें ये मालूम होनी चाहिए C से O2 को CO2 बना। ठीक, दूसरी CO गैस तो हमारे पास होती है ना, हम उसको अगर ऑक्सीजनाइज करें तो वो भी CO2 बनाएगी, होती है हमारे पास। अगर मैं CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड को थोड़ा सा ऑक्सीजन के साथ बर्न करूँ तो हमारे पास वो भी CO2 बनाएगी, तो उसकी इंथैल्पी क्या होगी? -283। ये दोनों हम मालूम कर सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के CO बनाने में कितनी अमाउंट ऑफ इंथैल्पी हमें मिलेगी, हम वो मालूम कर सकते हैं। कैसे? इस रिलेशन के ज़रिए।
बात पहले पढ़िए। डेल एच इंथाल्पी हमारे पास इस टोटल इंथाल्पी कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, ये इंथाल्पी होगी हमारे पास डेल एच। ठीक है, डेल एच वन कौन सी है? कार्बन प्लस, आप किसी को प्लेस करो, डेल एच वन या तो ये होगी या ये होगी। ठीक है, ये तो ओवरऑल हो गया ना रिएक्शन हमारे पास, ये ओवरऑल हो गया डेल एच वाला। ठीक है, ये उस रिएक्शन के दो पार्ट हैं, कार्बन प्लस O2 का मिलना। देखो ना, ये मेरे पास पहले कार्बन मिलेगी एक के साथ तो CO बनाएगी, फिर CO O2 मिलेगी CO2 बनाएगी। हमें तो प्रॉब्लम इसकी है ना, हमें तो इसकी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये दोनों मिलकर कभी जब बनाती हैं तो उसके साथ ये भी बन जाती है, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है ये मालूम करने की। तो हमने यही मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? इस इक्वेशन के जरिए। हम पहले C+O2 मिलकर जब CO बनाते हैं तो कितनी एनर्जी मिलती है हमें नहीं पता, क्योंकि साथ में ये बनती है तो हमें नहीं समझ आती कि इसकी कितनी एनर्जी हुई है। लेकिन हमारे पास CO गैस ज़रूर होती है, तो CO गैस को जब हम ऑक्सीजनाइज करेंगे तो वो CO2 बनाएगी, जितनी एनर्जी रिलीज होगी हम उसको नाउन कर लेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे दैट इज़ डेल एच वन, लेट्स सपोज, चलो इन्होंने डेल एच टू किया था, मैं इसको डेल एच टू कह देता हूँ। ठीक है, और जब कार्बन और ये मिलकर जब CO बनाएंगे तो हम उसको डेल एच वन कह देते हैं। ठीक है, और जब C+O2 मिलकर C2 बनाते हैं तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ये डेल एच हो गया। तो ये ओवरऑल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो हमारे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी, है ना। डेल एच की वैल्यू हमारे पास है, डेल एच टू की वैल्यू है, डेल एच वन की नहीं है हमारे पास। तो डेल एच वन की निकालें तो कैसे निकाल लोगे? डेल एच माइनस या प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, तो कितना होगा? -393 के अंदर से -283 कर दो। ठीक है, 283 को माइनस कर दो इसके अंदर से, आपके पास डेल एच वन आ जाएगा, आप सॉल्व की होगी। अप्लाइंग इक्वेशन डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। डेल एच वन हमने मालूम करना है तो उसको वही नहीं, इसको उठा के वहाँ लिया तो क्या बनेगा? डेल एच वन इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एच टू बनेगा। -393 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास इसके अंदर से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा -110 किलो जूल पर मोल। आप इस तरीके से वो मालूम कर लोगे। ठीक है, आपको कुछ समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ये देखो C+O2 इज इक्वल टू CO2, ये बेटा ओवरऑल रिएक्शन है। एक रूट है CO2 बनाने का, ये वाला। ठीक है, दूसरा रूट कौन सा हमारे पास? ये रूट है। एक रूट ये वाला हो गया C+O2 इज इक्वल टू CO2, दूसरा रूट ये वाला C+O2 गिव्स अस CO, CO+O2 गिव्स अस CO2। अब ये जो 1 मोल CO2 बनाने की एनर्जी होगी, चाहे इस रूट से हो चाहे इस रूट से हो, दोनों सेम होंगी। हमने भी बात की थी, एंथैल्पी ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे जो मर्जी रूट हो आपके पास, ऐसी बात है ना। अगर ये रूट होगा हमारे पास तो एंथैल्पी हमारे पास लेट्स सपोज इसकी कितनी थी? -393 थी। इस रूट से भी जाओगे -393 होगी, इससे भी जाओगे तो -393 होगी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, रूट पे डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी रूट चाहिए उसको। ठीक है, अगर ये -393 है, इससे ये मालूम कर सकते हैं ये -283 है। ये मालूम करें, कैसे मालूम करोगे? इसके अंदर से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम ये होगी ना हमारे पास, तो इस रूट की एनर्जी सेम होगी हमारे पास। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आगे। सो द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO इज -110 किलो जूल, हमने मालूम कर ली। दिस मेथड वी हैव जस्ट यूज्ड टू ऑब्टेन इक्वेशन इज स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये एग्जांपल है हेसिस लॉ की। हेसिस लॉ क्या है, आपने बात मेरी समझनी है बेटा। इफ़ अ केमिकल चेंज टेक प्लेस बाय सेवरल रूट्स, ये केमिकल चेंज है CO2 का बनना, ये इस रूट से भी हो रहा है, इस रूट से भी हो रहा है, मतलब दो रूट हो रहे हैं, ये बात उन्होंने कह रहे हैं। द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज़ द सेम, ओवरऑल चेंज होगा बिल्कुल सेम होगा, चाहे इस रूट से CO2 बने चाहे इस रूट से CO2 बने, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज होगा वो हमेशा सेम होगा हमारे पास। ये वो कह रहा है, regardless of the route by which the chemical change occur, provided the initial and final condition are the same। शर्त ये है कि इनिशियल कंडीशन C+O2 हो, फाइनल कंडीशन CO2 हो, किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, अगर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है तो रूट चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, जो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज होगी वो हमेशा हमारे पास सेम होगी। उसी बेस पे हमने कहा था कि डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू। देखो ये जो डेल एच है हमारे पास, ये किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के। हमने इसको डेल एच वन कह दिया, इसको डेल एच टू कह दिया था। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको ये मालूम नहीं है तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये हमारे पास ऐसी लॉ है कि इफ़ अ केमिकल चेंज अकर्स बाय सेवरल रूट द ओवरऑल एनर्जी चेंज विल बी सेम, नो मैटर्स कि आपने कौन सा रूट यूज़ किया। ठीक है, लेट ए बी कन्वर्टेड टू डी डायरेक्टली इन अ सिंगल स्टेप एंड द हीट इवॉल्व। लेट हमारे पास ए डी में जा रहा है, शर्त क्या है? इनिशियल और फाइनल कंडीशन बेटा सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए, वो डी में जा रहा है दो रूट के ज़रिए, एक रूट ये वाला है डायरेक्ट ऐसे डी में, दूसरा रूट कौन सा है? ए पहले बी में देन सी में देन डी में जाता है। तो लेकिन अभी हमने असला क्या पढ़ा है कि दो रूट हैं, एक रूट ये वाला ए से डायरेक्ट डी, दूसरा A B C D इस तरीके से जा रहा है। दो रूट हैं,
ठीक है, लेकिन एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर इनिशियल देखो ए है, फाइनल डी है, इनिशियल इस केस में ए है और फाइनल डी है, इनिशियल इस केस में ए है, फाइनल डी है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन दोनों रूट में सेम है, तो जो इंथाल्पी चेंज होगी वो भी सेम होगी। मतलब जो डेल एच होगा वो डेल एच वन, डेल एच टू, डेल एच थ्री तीनों के बराबर होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, सिंगल स्टेप एंड हीट वाल डेल एच इफ द रिएक्शन कैन हैव रूट फ्रॉम ए बी सी एज शोन बिलो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ डेल एच शुड बी इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री। क्लियर। मैथमेटिकली समेशन ऑफ डेल एच ऑफ अ साइकिल इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, समेशन ऑफ डेल एच साइकिल इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सब इंथाल्पीज को सम करो तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, एग्जाम्पल आपने समझनी है। इसकी बेटा इंथाल्पी है लेट्स सपोज 60, ठीक है, यहाँ से 60 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है ऐसे। ठीक है, जब यहाँ से जहाँ जाओगे तो एनर्जी 60 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ होगी, तो यहाँ से भी 20 इसकी रिलीज़ हो रही है, 20 इसकी रिलीज़ हो रही है, 20 इसकी रिलीज़ हो रही है, मतलब 60 यहाँ रिलीज़ हो रही है, 20, 40 और 60 यहाँ से रिलीज़, ऐसी बात है ना। अब साइकिल की एनर्जी कैसे होगी, वो ऐसे नहीं होगी, वो साइकिल ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर ऐसे जाओगे हमारे पास, देखो यहाँ से 60 रिलीज़ हो रही है, मतलब माइनस का 60 है, यहाँ से जाओगे तो फिर तो 20 पहले यहाँ से यहाँ रिलीज़ होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ अब्ज़ॉर्ब होगी, तो यहाँ से यहाँ +20 +20 +20, तो ये क्या होगा, 20 20 20 60, प्लस का 60 माइनस का 60, प्लस का 60 माइनस का 60, तो मतलब जो एनर्जी होती है साइकिल की वो हमारे पास तो ज़ीरो के बराबर होती है जब आप साइकिल की फॉर्म में मूव करते हो, ऐसी बात है ना। माइनस का 60 एनर्जी रिलीज़ हो रही है, एनर्जी 20 अब्ज़ॉर्ब हुई, 20 40 अब्ज़ॉर्ब हुई, 20 60 अब्ज़ॉर्ब हुई, 60 अब्ज़ॉर्ब हुई, 60 निकल गई, तो एनर्जी तो हमारे पास ज़ीरो चेंज हो गया। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, ऑफ कोर्स हेसिस लॉ इज सिंपली एन एप्लीकेशन, ये इसका मतलब क्या है, समेशन बेटा बोलते हैं सम को। ठीक है, डेल एच समेशन ऑफ डेल एच साइकिल इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऑफ कोर्स हेसिस लॉ सिंपली एन एप्लीकेशन ऑफ अ मोर फंडामेंटल लॉ ऑफ कन्वर्शन एनर्जी। सो हाँ देखो, ये लॉ ऑफ कन्वर्शन एनर्जी भी हमारे पास है, एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर ये ए से डी में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, डी से सी में आएगा अब्जॉर्ब करेगा, सी से बी में आएगा फिर अब्जॉर्ब करेगा, बी से ए में आएगा फिर अब्जॉर्ब करेगा, मतलब ए से डी में जाएगा तो रिलीज़ करेगा, डी से ए में आएगा तो अब्जॉर्ब करेगा, लेट्स सपोज। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व रह रही है हमारे पास। इट मीन्स दैट इफ वन गोज फ्रॉम ए टू डी डायरेक्टली एंड कम बैक टू ए थ्रू बी सी एंड देन डेल एच इज इक्वल टू जीरो। मैंने भी आपको बात समझाई है ऐसे। The formation of sodium carbonate is another example of the verification of Hess's law. The formation of sodium carbonate may be studied as a single step process or in two step via sodium hydroxide and sodium carbonate. Sodium hydrogen carbonate, अच्छा, सिंगल स्टेप प्रोसेस में क्या होगा, NaOH plus CO2 gives us Na2CO3 plus water, ये कह लो ऐसे जा रहा है। इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, -89.08। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, NaOH plus CO2 मिलकर हमारे पास पहले NaCO3 बनाते हैं, मतलब ये रूट यूज़ हो रहा है, ये होगी डेल एच वन होगी, कितनी होगी -48। अब NaCO3 मजीद NaOH का मिलकर वहाँ पे Na2CO3 बना प्लस वाटर बना रहा है, ये वाला प्रोसेस पहले ऐसे हुआ डायरेक्ट प्रोसेस, फिर ये NaCO3 बना, फिर ये बना Na2CO3, इसमें से ये एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है। अब इन दोनों को सम करो, इसको सम करने बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब क्या, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू, आप दोनों सम कर लो वहाँ पे, शक आंसर कितना आएगा, देखो -89.08 डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू, यही तो हमारे पास ऐसी लाया ना हमारे पास, एक डायरेक्ट रूट से भी जितनी एनर्जी यूज़ होगी वही डबल रूट से भी एनर्जी वही यूज़ होगी। ठीक होगी बात। अच्छा जी, देखो एनर्जी दोनों सेम है, डेल एच -89 है, दोनों को सम हमारे पास -89 आएगा वहाँ से, दैट इज योर हेसिस लॉ। These illustrate how heat of reaction may be added algebraically, and this proves Hess law find its best application in Born-Haber cycle। Born-Haber cycle अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक होगी बात।